सब एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है किसके लिए, ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे उसके लिए क्वेश्चन कह रहा है कि वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑलरेडी उसने दे दिया है। जब दे दिया है तो पूछ क्या रहा है, पूछता है ना, देखो ना ये अननोन है ए, अननोन है बी, शायद इससे कुछ क्वेश्चन रिलेट करके देगा, बिल्कुल देगा। उसके बाद पूछ रहा है कि बताओ ऑप्शन क्या क्या होगा सही, तो कहता है 3a माइनस 5b इक्वल टू 0, क्या ये सही बात है, चेक करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन कहता है क्या 2a माइनस बी इक्वल टू 0। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि 3a प्लस 5b इक्वल टू 0। और चौथा ऑप्शन कह रहा है 2a प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये चार ऑप्शन दे दिया है क्वेश्चन, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ कौन सा सही होगा। और ये पूछा हुआ है गेट 2000, कब का पूछा हुआ है, 2017 का पूछा हुआ है, गेट 2017, यानी कि बहुत ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है और स्टैंडर्ड से पूछा हुआ है। ऑलरेडी तुम में से बहुत को हो सकता है कि इन फ्यूचर गेट का भी एग्जाम दो, है ना, एमटेक करने के लिए या अलग अलग आईआईटीज में पीएचडी करने के लिए अच्छा स्कोर होता है तो डायरेक्ट गेट के थ्रू भी तुम्हारा एडमिशन हो जाता है। यानी कि एक इक्विवेलेंट समझ सकती हो सीएसआर नेट जेआरएफ का, कि गेट के थ्रू भी तुम कर सकती हो, बस डिफरेंट रहता है कि सीएसआर नेट में तुम्हारा जो स्टाइपेंड मिलता है ना, जेआरएफ वगैरह भी सब जो मिलता है स्टाइपेंड, वो तुमको गवर्नमेंट देती है। और गेट के थ्रू अगर तुम पीएचडी करने जाओगे तो ये तुमको कॉलेज के थ्रू प्रोवाइड होगी। तो ऑब्वियस बात है कि अगर कॉलेज देगी तो वो तो तुम्हारा अच्छा स्कोर रहेगा, रैंक अच्छा रहेगा तो ही लेगा, क्योंकि कॉलेज को अपना पैसा देना है। तो अच्छे स्टूडेंट रहोगे तो दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ क्वालिफाई करने से नहीं होगा, गेट थोड़ा अच्छा रैंक लाना पड़ेगा तो होगा। लेकिन हाँ, एक सीएसआर नेट जेआरएफ का इक्विवेलेंट तो है ना कम से कम, है कि नहीं, कि मान लो अगर तुम्हारे पास गेट ही अगर क्वालिफाई कर लिए, सपोज करो नेट नहीं हुआ, ऐसा मतलब एक मान के चलते, तो भी तुम पीएचडी के लिए तो एलिजिबल, अगर तुमको पीएचडी करना है, अगर पीएचडी करना है, ठीक है, अगर पीएचडी करना है तो जा सकती हो, इसके थ्रू भी जा सकती हो। तो गेट का भी क्वेश्चन जानना जरूरी है, जब हम पढ़ ही रहे तो क्यों ना उन सारे पॉसिबिलिटी को देखते हुए चलेंगे, नीट का भी क्वेश्चन देखेंगे, गेट का भी क्योंकि इस जो चैप्टर है ना, इससे ज्यादा क्वेश्चन जो है तुम्हारे गेट में पूछा आता है, जितना भी हम प्रीवियस अभी तक किए हुए हैं, देखो मैक्सिमम क्वेश्चन गेट वगैरह का ही तुमको रहता है। जैम का भी पूछता है, अभी बहुत सारा क्वेश्चन जैम में भी देखेंगे, है ना, अच्छा अच्छा क्वेश्चन रहेगा। और बहुत सारा चीजें इनसे कैसे पूछता है ये भी बताएंगे, क्योंकि जो सीएसआर नेट जेआरएफ का सिलेबस है और उसका जो क्वेश्चन है उसी का इक्विवेलेंट करके एक दो साल बाद तुम्हारा जो जैम का है उनका एग्जाम में सेम पैटर्न पे डाटा चेंज करके क्वेश्चन रहता है। इवन नेट और गेट में भी बहुत सारा इक्विवेलेंट रहता है। इस साल अगर कुछ नेट का क्वेश्चन तुम्हारा कुछ स्पेशल कैटेगरी में पूछा, अगले साल उसी को गेट में तुम्हारा क्या करेगा, डाटा चेंज करके सेम में एक दो क्वेश्चन रह सकता है ना। तो हर तरह से पॉसिबिलिटी जो भी होगा जानने का, वो सारा हम लोगों को सीखना जरूरी है। ठीक है, अच्छा ये बताओ क्वेश्चन तुमको समझ में आया या नहीं आया, हाँ या ना में कमेंट करो। पहले सबसे पहले ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, जो भी अभी लाइव है वो बता, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। ए ऑप्शन चलो ठीक है, अभी हमको पता नहीं है कि ए बी सी डी क्या होगा, कोई कह रहा है कि ए होगा, मुझे नहीं पता, बाकी सब ट्राई करो। पहले ये बताओ बाकी सब के क्वेश्चन समझ में आया। सर आया है, चलो ठीक है, आया है तो हमको इसका आंसर बताओ। ठीक है, आंसर बताओ। अगर नहीं आया तो थोड़ा सा हम पीछे करेंगे, क्वेश्चन आई थिंक लिख लिए होगे अभी तक। हम बोले कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिया हुआ है, दिया हुआ है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, तो उसमें अननोन है ए बी, तो बस ए बी का मुझे वैल्यू बता दो, या ए बी का वैल्यू बता दो। तो ये वाला देख लो कौन सा होगा, या डायरेक्ट अगर तुमसे ऑप्शन ही निकल जा रहा है तो और अच्छी बात है। बहुत को हो सकता है पहले ए भी निकलेगा उसके बाद हम ऑप्शन में जाएंगे, या बहुत को हो सकता है सीधे ऑप्शन ही जो है वही पिक कर लेंगे, हो सकता है कि तुमको डायरेक्ट वहां से ऑप्शन ही निकल के आ जाए सीधे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं, 1 मिनट और देंगे। ठीक है, 1 मिनट और देंगे, ट्राई करो, 1 मिनट का टाइमर लगाते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन करने के लिए जाएंगे। तक तो बहुत कुछ समझ गए होगे, नहीं तो फिर हम समझा देंगे। 1 मिनट का टाइमर, चलो 1 मिनट 30 सेकंड दे दिए। तक हम लिखते हैं।
चलो ठीक, हम आराम से लिखते हैं। हाँ, बस क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ो और ये ट्राई करो अप्लाइड में गलतियां ना हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टफ रहता नहीं है, बस देखने में कभी कभी लगेगा। तो ट्राई करो कि गलतियां कम से कम हो तुमसे, ठीक है, कैलकुलेशन गलतियां भी कम से कम हो। कि बहुत ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रहता नहीं है, ठीक है। ये वाला क्या कहें, हुआ कि नहीं हुआ, अभी तक चल रहा है, चलो ठीक है। फिर भी जहां तक पहुंच गए होगे तो वो तो देख ही जाएगा। जो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, चलो टाइम भी समाप्त हो गया। अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो हम लोग पीछे में एक रूल पढ़े हुए हैं, अभी ये जितना भी टाइप 1 टाइप 2 पढ़े हम लोग उससे देख रहे हैं, ठीक है। या हम जो स्टार्टिंग के क्लास में वो देखिए, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मुझे पता हो तो मुझे ये चीजें जरूर पता होगा। कहाँ गए, ये वाला, अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, मल्टीप्लाई कर दिए क्वेश्चन के साथ, मल्टीप्लाई कर दिए, वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन गया। अब एग्जैक्ट बन गया तो आगे क्या करेंगे, तो गौर करो, जब एग्जैक्ट बन गया तो मेरे पास ये वेपन हमेशा है। अगर एग्जैक्ट है तो ये हथियार मेरे पास है जिसका हम यूज कभी भी कर सकते हैं। अगर ये दिया हुआ है तो एग्जैक्ट है कि नहीं। तो ये जो पहला वाला लाइन है, बस इसी से जो अभी गेट 2017 का क्वेश्चन है पूछा गया, जस्ट अ बेसिक डिफिनेशन, जस्ट अ थ्योरम ऑफ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी एग्जैक्ट। क्लियर। तो इस लाइन को जो हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे, ठीक है, वहां तो प्रूफ वगैरह किए थे, लेकिन यूज कैसे होता है वो देखो। और जैसे ये चीजें लिखे यहाँ पे कि अच्छा ये एग्जैक्ट हो गया तो पार्शियल एम का वाई के रिस्पेक्ट में और पार्शियल एन का एक्स के रिस्पेक्ट में बराबर होता है, आ जाओ उस चीज को हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। कहाँ पे, जो ये क्वेश्चन है मेरा इसमें, क्योंकि जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या बन गया, एग्जैक्ट बन गया। अगर ये एग्जैक्ट बन गया तो इसमें m और n तो हम लोग आसानी से कर लेंगे, तो ये हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो गया मल्टीप्लाई में, 6x³ y पर पावर 4 और प्लस a x पर पावर 4 y पर पावर क्यूब, और ये हो गया dx प्लस, यहाँ पे बताओ ये पूरा x³ y स्क्वायर इनके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 6x पर पावर 4 और y पर पावर क्यूब प्लस b x पर पावर 5 और y पर पावर स्क्वायर, ठीक है। ये dy इक्वल टू 0, ये मेरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ 2 और 2 4 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ देखोगे तो तुम्हारा 4 और y है तो y क्यूब हो गया, ये एक्स स्क्वायर है तो 3 2 5 और y स्क्वायर सिंगल 3। अगर ये एग्जैक्ट है, इसका मतलब सिर्फ डिफिनीशन कहता है, हम नहीं कहते हैं, डिफिनीशन कहता है, ये इसको क्या है, ये तुम्हारा दिया हुआ है m, और ये क्या है, तो ये कहता है कि ये मेरा है n, तो दोनों बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चलो ठीक है, बराबर करते हैं। तो यहाँ पे डेल m बाई डेल y करो और उसको बराबर कर देंगे। अच्छा इसको y के रिस्पेक्ट में करो, कितना हो गया 24, 24x³ y क्यूब प्लस y के रिस्पेक्ट में करो, कितना हो गया 3ax4y स्क्वायर, ये हो गया m, बराबर किसका होगा, बराबर इस n को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में कितना हो गया 24x³ y क्यूब, पार्सली चलता है ना, और यहाँ पे कितना हो गया 5bx4y स्क्वायर, जो कि तुम्हारा डेल n बाय डेल x है, क्योंकि एग्जैक्ट है। और जब एग्जैक्ट है, ये दोनों बराबर है, तो एक चीज और नोट करो, क्या, ये देखो, ये जब ये दोनों बराबर है तो यहाँ पे और ये वाला कैंसिल, खत्म, क्योंकि सेम है। अब ये इनके बराबर है, इनमें भी जब बराबर है x4y² सेम है, वो भी खत्म हो जाएगा, तो 3a इज इक्वल टू 5b बचेगा। जब इसको तुम फोकस किए है ना, तो कितना बचेगा, यहां से इंप्लाई कर देते हैं, तो यहां से बचेगा कि 3ax⁴y² बराबर हो जाएगा 5bx⁴y², इसका मतलब हो गया 3a इक्वल टू 5b।
जब यही आ गया दैट मीन्स 3a माइनस 5b इज इक्वल टू 0। और जब से ये आया 3ba माइनस 5 इक्वल टू 0, ऑप्शन में फोकस करो, ऑप्शन कौन सा जाएगा? तो कहता है कि पहला ऑप्शन जो है इसके लिए ट्रू हो जाएगा। कौन सा? पहला ऑप्शन। जस्ट सिर्फ डिफिनीशन से ये क्वेश्चन था, और क्वेश्चन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा थ्योरी लगाना पड़ रहा, दिमाग में रखना पड़ रहा, कुछ नहीं। क्या किए? ओनली डिफिनीशन ऑफ एग्जैक्ट का क्या होता है? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जैक्ट है तो उसका जो m है उसका पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में बराबर होगा n के पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। बताओ क्लियर है? कितना टाइम लगेगा इसको अगर तुम एग्जाम में बनाओगे? शॉर्टकट में मल्टीप्लाई करो, एम एन लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमको टाइम बचाना है, पर्पस रहता है। तो हम एम लिखेंगे सजा के क्या फायदा? समझना ही तो है। ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ये नया एम एन है जो एग्जैक्ट वाला है, और हमको एग्जैक्ट वाला से मतलब रहता है क्योंकि ये वाला और ये वाला बराबर होगा। बस खत्म क्वेश्चन। बताओ समझ में आया हाँ या ना? कमेंट करो जो भी अभी लाइव है।